दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस घंटी को जरूर बजाइए ताकि आपके दिमाग की घंटी भी जरूर बजे। तो आज का जो चैप्टर है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व करके और प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता है तो अभी जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का ये कुछ नोट्स है मेरे, चलिए उसी से स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे आप मेल कीजिए, मैं आपको मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फाइल में। ओके, थैंक यू। तो देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन लो, उसकी जब आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करते हो तो उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म में ये होता है, एक सबस्ट्रेट होता है आपका, सबस्ट्रेट में रिएजेंट ऐड होता है। सबस्ट्रेट में रिएजेंट जब ऐड होता है, रिएजेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो जो रिएजेंट ऐड होता है फेवरेबल कंडीशन पर वो सबस्ट्रेट में जाके ऐड होगा, फिर जाके सबस्ट्रेट में बॉन्ड फिशन होता है। बॉन्ड फिशन टू टाइप्स का आता है, एक होता है होमोलाइसिस, एक होता है हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस जो होती है वो होता है फ्री रेडिकल क्लीवेज, या फिर उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये ए और बी के बीच में एक बॉन्ड होता है। तो जब बॉन्ड होता है तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयरिंग हुआ, तो जब बॉन्ड की क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको बोलते हैं ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन के बीच में से बॉन्ड टूटा, ये बना 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल एटम्स। उसी तरह बॉन्ड फिशन हेटेरोलाइसिस भी हो सकता है, उसे बोलते हैं आयोनिक क्लीवेज। होमोलाइसिस को बोलते हैं फ्री रेडिकल क्लीवेज, हेटेरोलाइसिस को बोलते हैं आयोनिक क्लीवेज। आयोनिक क्लीवेज में क्या होता है, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये ए और बी के बीच में जो बॉन्ड टूटता है, कोई एक एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो यहाँ पे बी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले गया, ये बन गया बी माइनस, और ये आपका आ जाएगा ए का प्लस। तो यहाँ पे जब अल्किल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड टूटा, ये बना आर का प्लस प्लस एक्स का माइनस। तो होमोलाइसिस, ये आ गया हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर आपके पास यूवी रेज है, या तो फिर पेरोक्साइड है, या तो फिर आपके पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। हाई टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हो, एबव 500 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, या तो फिर वेपर फेज और गैसेस फेज में रिएक्शन हो रहा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, होमोलाइसिस के लिए। तो इस सारे कंडीशन अगर है, जैसे कि यूवी रेज हो गया, या तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, या तो फिर हाई टेम्परेचर हो गया, या तो फिर वेपर प्रेशर हो गया, उस कंडीशन पे आपका होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब होने की ज्यादा चांसेस है। हेटेरोलाइसिस कब हो सकता है, अगर आपके पास पेरोक्साइड है, अब एसिड और बेस, या तो फिर कैटलिस्ट प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, या तो फिर पोलर मीडियम है, या तो फिर लो टेम्परेचर है, तो हेटेरोलाइसिस होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोलर मीडियम अगर है हेटेरोलाइसिस होता है, नॉन पोलर मीडियम में होमोलाइसिस होता है। ये छोटा सा ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जब बॉन्ड फिशन हो जाएगा, बॉन्ड फिशन होने के बाद क्या होता है, ये इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा उसमें लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएंगे, तो लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये होता है टोटल एक किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल जाके यहाँ पर खत्म होता है। तो पहले स्टार्ट होगा सबस्ट्रेट्स में, सबस्ट्रेट में क्या होता है, बॉन्ड फिशन होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड होने को होता है, बॉन्ड फिशन होकर, बॉन्ड फिशन जब होता है होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस हो सकते हैं, बॉन्ड फिशन होकर इंटरमीडिएट बनाएंगे, इंटरमीडिएट लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो पूरा स्टेप है, इस स्टेप को हम अच्छी तरह से समझेंगे, इसी को एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जो आपका इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट 3 तरह के बनते हैं, 3 तरह के इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इंटरमीडिएट 3 टाइप्स के होता है, एक होता है आपका कार्बोकाटायन, एक होता है कार्बोआनायन, एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो कार्बोकाटायन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, कार्बन के ऊपर अगर प्लस साइन आएगा दैट इज कार्बोकाटायन। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, फॉरवर्ड बाय हेटेरोलाइसिस, ये हेटेरोलाइसिस से ही बनेगा क्योंकि प्लस आता है। तो इसमें वैलेंस शेल कितना है, 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हम अभी देखेंगे। इसके हाइब्रिडाइजेशन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और इसके शेप जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लानर।
उसी तरह कार्बोनियन, कार्बन के ऊपर अगर माइनस साइन आ गया तो कार्बोनियन, माइनस साइन कब आता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले आया तो मतलब इसके ऊपर एक फर्दर लोन पेयर भी आ गया। तो कार्बोनियन में 3 बॉन्ड पेयर होता है, उसके साथ साथ एक लोन पेयर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है कि किस किस में क्या क्या है। तो कार्बोकेटन में सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर, कार्बोनियन में 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये तो 3 बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर है, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हम पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा, इसकी sp3 आ जाएगा, शेप इसकी पिरामिडल हो जाएगा। ये आ गया आपका कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है, ये इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक फ्री लोन पेयर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं। ये फॉर्म बाय होमोलाइसिस, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6 + 1 दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल जाएगा। एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी शेप क्या बन जाएगी, प्लानर। ठीक है, तो ये होती है चीजें। इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें ये मैं देख लीजिए। The energy required for the heterolytic bond fission is always greater than that for homolytic bond fission due to electrostatic force of attraction। तो अगर होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस होता है, हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज जो होता है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि बॉन्ड जब टूटेगा इसमें क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये आयंस बना रहे हैं, तो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इजीली ये बॉन्ड टूटता नहीं। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, और एक चीज ये है कि जब आप सबस्ट्रेट रिएक्शन शो करता है, सबस्ट्रेट में रिएक्शन शो करने के लिए कुछ इफेक्ट होता है जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट शो करता है सबस्ट्रेट में, एक होता है आई इफेक्ट बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ई इफेक्ट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आर और एम इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, एच इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जब हमारी खत्म हो जाएगी तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो रिएजेंट होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिएक्टिंग एजेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हरदम इलेक्ट्रॉन को के पास जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमें टेंडेंसी डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ चलेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तभी चलेंगे जब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो भी होते हैं लुईस एसिड के हिसाब से बिहेव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये लुईस बेस के हिसाब से बिहेव करेंगे। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनके इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होता है तो मतलब ओब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जनरली जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बिहेव करते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से, जैसे कि NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, X प्लस हैलोनियम आयन, ये सब जो होते हैं जितने ऑल कार्बोकार्बन, ये सब जितने हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से बिहेवियर दिखाएंगे। उसी तरह नेगेटिवली चार्ज आ गया, नेगेटिवली चार्ज में क्या होता है, जैसे कि OH माइनस, RO माइनस, हैलोजन माइनस, ऑल कार्बोनन, ये सब क्या है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्शन होंगे, या तो फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो देते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसे याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखते हैं न्यूक्लियोफाइल N फॉर नेगेटिव, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं NU माइनस। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं E प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड जनरली न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट आपका आ जाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कुछ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर हो, या तो फिर सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, या तो फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी जाके वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रोफाइल टाइप का बिहेवियर कर सकता है। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, पहली बात उसके सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन की सर्च में जाएगा, तो उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की सर्च में जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर 2 से ज्यादा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो भी सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। नेक्स्ट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल, उसकी अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो भी आप उसको बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कि एग्जांपल में ये जितने एसिडिक ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2, SO2, SO3, ये सब क्या होते हैं आपकी
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। हाइलाइट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एंड फोर्थ ए ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड एंड फोर्थ ए ग्रुप की जितने हाइलाइट है ये भी आपका क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के टाइप के बिहेवियर दिखा सकते हैं। ठीक है, हाइलाइट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एंड फोर्थ ए ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, उसको छोड़कर जितने भी और है वो सब आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल टाइप का बिहेवियर दिखा सकते हैं। एग्जांपल BF3 हो गया, BCl3 हो गया, LCl3 हो गया, SiCl4 हो गया, PCl3, PCl5, ZnCl2, CH2, FeCl3, SnCl4, ये एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की सर्च में जाते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट होते हैं मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जनरली, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल टाइप का बिहेवियर दिखा सकते हैं। कब, जब उनमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हुआ हो, सेंट्रल एटम जो हुए उनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या तो फिर उनमें वैकेंट ऑर्बिटल हो। उसी तरह जैसे कि हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जनरली न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन न्यूट्रल भी होते हैं जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हैं, जैसे कि सेंट्रल एटम उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए उनको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जैसे कि अमोनिया आ जाएगा, या तो फिर प्राइमरी अमाइंस, या तो फिर सेकेंडरी अमाइंस, या तो फिर टर्शियरी अमाइन, ये सारे इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, उनके पास एक एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है। या तो फिर वाटर ले लो, वाटर में 2 लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। अल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, ये सब जो है इनके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जाएंगे। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि अगर उनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो ये बन सकते हैं। उसी तरह अगर सेंट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या बन सकते हैं, आपका न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आ गया आपका कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल भी जो है वो भी आपका क्या बन सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेंगे कि हमें एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मिले, तो जितने कार्बन फ्री रेडिकल हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं। नेक्स्ट कार्बिन्स, कार्बिन्स और नाइट्रिन्स भी इलेक्ट्रोफाइल टाइप का बिहेवियर दिखा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एम्स में एग्जाम में आया था कि कार्बिन जो है किस टाइप का बिहेवियर दिखाता है, इलेक्ट्रोफाइल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ये भी ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से बिहेवियर दिखाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हैविंग लोन पेयर। ठीक है, तो कार्बिन क्या होता है देख लेते हैं। कार्बिन जो होता है वो बाईवैलेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया था कि कार्बिन मोनोवैलेंट है कि बाईवैलेंट है। कार्बिन बाईवैलेंट है, एक साथ 2 बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो एक्ट एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बिन किस टाइप का बिहेवियर दिखाता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल टाइप का बिहेवियर दिखाता है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट। कार्बिन का ये 2 स्ट्रक्चर है, ये अगर एक ही मतलब 2 लोन पेयर अगर एक ही ऑर्बिटल में आ गए तो उसको बोलते हैं सिंगलेट। अगर लोन पेयर जो है बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन सेपरेट ऑर्बिटल, जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेपरेट ऑर्बिटल में आ गए, एक्चुअली कार्बन का स्ट्रक्चर ये है CH2, जिसमें 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए तो सिंगलेट बोलते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आए तो और 2 बॉन्ड पेयर अलग है तो इसमें बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये सिंगलेट स्ट्रक्चर और ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर। सिंगलेट स्ट्रक्चर जो होता है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आता है sp2। ट्रिपलेट स्ट्रक्चर जो होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आता है ये से आ जाएगा आपका sp। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या आपका sp। ठीक है, ये नहीं है, तो इसकी जो सिंगलेट स्ट्रक्चर है वी शेप या फिर बेंट शेप होता है, वी शेप या फिर इसका स्ट्रक्चर रहता है बेंट शेप, और ये sp होता है लीनियर है। तो ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बन हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन CH2C डबल बॉन्ड O, तो इसको जब आप हीट दोगे तो तोड़ोगे, यहाँ से टूट जाएगा, ये CO निकल जाएगा और CH2 में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा दैट इज बन गया आपका कार्बन। या तो फिर CH2N2 डाइआज़ोमीथेन को जब आप हीट करते हो तो उसमें भी आपका क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। ये भी एग्जाम में आ चुका है, कार्बन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगर ऐसे नहीं करते हो तो फिर CH2I2 इसको भी तोड़कर आप जिंक प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो तो फिर ये कार्बन बनाता है, या तो फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म को अगर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो तो फिर ये कार्बन डाइक्लोराइड बनाता है। ये भी एक CH2 का मतलब हाइड्रोजन निकाल के CH2 वन टाइप ऑफ कार्बन है, तो इसको डेरिवेटिव ऑफ कार्बन आप बोल सकते हो। रिलेटेड नेम रिएक्शन, कार्बन कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन और कार्बिलामाइन रिएक्शन जो होती है उसमें ये यूजेस में आता है। ये भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं कि इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन कार्बिन्स आर यूज्ड, तो राइमर टाइमन रिएक्शन और कार्बिलामाइन रिएक्शन में कार्बिन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रीन। नाइट्रीन जो होती है वो मोनोवैलेंट, कार्बिन जो होता है वो डाइवैलेंट। ये हमने देखा कार्बिन जो हुआ ये आपका बाइवैलेंट पर डाइवैलेंट हो गया। नाइट्रीन, कार्बिन और नाइट्रीन दोनों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। वो पूछे कि कार्बिन नाइट्रीन क्या किस टाइप का बिहेवियर देखा था, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल टाइप का बिहेवियर देखा था। नाइट्रीन जो होता है ये ऐसे टाइप का होता है नाइट्रोजन, तो ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं। तो मोनोवैलेंट 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल एक्ट एज पावरफुल न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, 2 टाइप्स सिंगलेट और ट्रिपलेट। इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं, कार्बन ज्यादा एग्जाम में आता है वो इंपोर्टेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इसको छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए। उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये आपको पता ही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जब आप कोई पोलर बॉन्ड है कुछ मॉलिक्यूल में, तो पोलर बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो डिक्रीजेस रैपिडली विद लेंथ ऑफ कार्बन एंड एप्लीकेबल अप टू 4 कार्बन एटम। देखते हैं कि एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक दो कंडीशन इंडक्टिव इफेक्ट का। एक है इसमें एक अगर ग्रुप लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये कार्बन चेन है, इसमें एक ग्रुप है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डालेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस बॉन्ड से, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में से ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कार्बन बोलेगा भाई तेरे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास कम हो गया तो मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा, तो ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन अपना इसको प्रोवाइड करेगा। अब इसके ऊपर जब ये थोड़ा दे देगा तो अब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तब ये कार्बन बोलेगा कि मैं तेरे से तुझे दे दूंगा, तो इसके ऊपर प्लस, अब इसके ऊपर प्लस। तो धीरे धीरे क्या होता है, कार्बन चेन में पॉजिटिव साइन इंड्यूस होता है, पार्शियल पॉजिटिव साइन, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके ऊपर इंड्यूस होगा पार्शियल नेगेटिव साइन। उसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप लगाते हो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये कार्बन बोलेगा भाई मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा। ये कार्बन बोलेगा मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा, ये कार्बन बोलेगा मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा। धीरे धीरे इन सब के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब आप कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट इज ए प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ ग्रुप होते हैं जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो कौन से ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कौन से ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम आई इधर, और हाइड्रोजन जो होता है वो 0 इफेक्ट शो करता है, मैक्सिमम प्लस आई। तो जितने पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो जितने पॉजिटिव स्पीसीज माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव स्पीसीज में सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा OR2+। ये OR2+ जो है ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद NR3, उसके बाद आ जाएगा NO2, उसके बाद CN, FC, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद आ जाएगा OH, उसके बाद CI3, उसके बाद CCl3, उसके बाद OCH3, उसके बाद आ जाएगा C6H5, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद CH3, C2H5, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब क्या करते हैं, प्लस आई ग्रुप शो करते हैं, और जितने हैलोजन होते हैं वो सब क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, तो एक्चुअली इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सॉल्व हो जाएगा। जनरली जितने सारे क्वेश्चन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर, वो जो नॉर्मली सॉल्व होते हैं किससे, आपके इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ कोई भी कंपाउंड का दिया, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई और प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मतलब अगर आपके एक माइनस आई ग्रुप उसमें लगा हुआ है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, उसमें अगर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट
ऑफ S3 भी इंक्रीज होता है तो pK की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, pH वैल्यू डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होती है दैट इज इंक्रीजेस माइनस है कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है दैट इज इंक्रीजेस, तो माइनस आई कैरेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो माइनस आई भी इंक्रीज होगा। उसी तरह डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो मैक्सिमम जो होता है 4 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, उससे ज्यादा कार्बन हो गया तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। फर्स्ट कार्बन में जितनी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, सेकंड कार्बन पर तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, थर्ड कार्बन पर और कम, फोर्थ कार्बन पर और कम हो जाएगा। तो ये आता है आपकी एप्लीकेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये दे दिया CH3COOH, ठीक है, तो ये आ गया आपका एसिटिक एसिड, और ये दे दिया ClCH2COOH, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाया, उसमें पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा। तो यहाँ पर CH3 जो है ये COH में हाइड्रोजन निकलेगा, इससे है तो मतलब यही हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 लेकिन है यहाँ पर वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आ जाएगा क्या, माइनस आई। तो अगर माइनस आई कैरेक्टर इसमें आ गया तो ऑब्वियसली इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो रिमूव्ड एज प्रोटोन इजिली तो मोर एसिडिक, तो इसमें आप ये देख सकते हो, तो ये ज्यादा एसिडिक आ जाएगा इससे। उसी तरह अगर आपको ये दे दिया HCOH, CH3COH, C2H5COH, CH3CH2COH, CH3CH, तो इसमें अगर देखेंगे इसमें हाइड्रोजन है तो इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है, मतलब आई कैरेक्टर कोई भी शो नहीं करता। CH3COH प्लस आई शो करेगा, C2H5 और ज्यादा प्लस आई, ये और ज्यादा प्लस है, और ज्यादा प्लस है, तो प्लस आई कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाएगा क्या, ये। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा ये Cl, CH2COH, Cl 2 Cl आ गया, CHCOH 3 Cl आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 Cl है तो यहाँ पे माइनस है, 2 Cl और ज्यादा माइनस है, और ज्यादा माइनस है, तो माइनस है कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यहाँ पर आप देखिए CH2COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा जो फ्लोरीन होता है उसमें ज्यादा क्या होता है आपका माइनस इफेक्ट शो करता है। तो फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद एडेन, तो डबल आई ग्रेटर देन ट्रिपल आई ग्रेटर देन। उसी तरह अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ब्रोमीन, हर जगह ब्रोमीन लगा है, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर अल्फा कार्बन पर लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन जो है बीटा कार्बन पर लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो गामा कार्बन पर लगा है। तो आप देखोगे ये बिल्कुल पास में है तो इसमें माइनस ए कैरेक्टर ज्यादा है, ये थोड़ा सा दूर आ गया तो माइनस ए कैरेक्टर इसका कम हो गया, ये बिल्कुल और दूर आ गया तो माइनस ए कैरेक्टर कम है। डिस्टेंस इंक्रीजेस, माइनस ए कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, तो माइनस ए कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये सबसे ज्यादा जो पास में ब्रोमीन था वो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका COH, CH2COH, CH2, यहाँ पे आप देख लीजिए COH जो है ये है ऑक्सालिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा CH2COH, COH, ये आ जाएगा मैलोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें CH2 एक बढ़ गया, तो CH2 मतलब मिथिला, इसमें और ज्यादा CH2, तो ये ग्लूटारिक एसिड, आरडीपी एसिड, पाल्मिटिक एसिड ज्यादा जब बढ़ेगा, जितने C बढ़ते चलेंगे उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, प्लस आई कैरेक्टर बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीजेस, माइनस आई कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके बीच में डिस्टेंस घट जा रहा है धीरे धीरे, तो फिर मिथाइल भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, CH2 बढ़ रहा है तो वो भी प्लस आई कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट CH3, CH2COH, CH2 डबल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड COH, ये। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि COH जिस कार्बन पर लगा है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 क्योंकि डबल बॉन्डेड है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड है। तो sp3 जो होती है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 4 जो है वो एस कैरेक्टर है, तो ये 25%, sp2 में 33.3% हो जाएगा, sp में 50%। तो धीरे धीरे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हुआ है, बढ़ रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, माइनस ए इंक्रीजेस, तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है उस ग्रुप में माइनस ए कैरेक्टर क्या होता है उतना बढ़ता है। तो माइनस ए कैरेक्टर किस ग्रुप की ज्यादा आ जाएगा, इसमें 50% आ जाएगा एस कैरेक्टर, तो इस ग्रुप की माइनस ए कैरेक्टर ज्यादा है, तो अगर माइनस ए इंक्रीजेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। उसी तरह अगर आप देखोगे वाटर, मिथाइल अल्कोहल, CH2H5 CH3CH2, तो यहाँ पे जितने प्लस आई कैरेक्टर इंक्रीज होगा उसी हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लस आई कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन फेवर ऑफ लिटमस बट ड्यू टू पार्शियली पोलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड अल्कोहल एक्ट एज वीक एसिड। तो
लिटमस पेपर में देखा जाए तो अल्कोहल न्यूट्रल की टाइप की बिहेवियर देखा था। ये ऑलरेडी नीट में आ चुका है, सीबीएसई में, नीट में या फिर आईआईपी आप बोल, जो भी आप बोल सकते हो। तो ये पूछ चुका है ऑलरेडी कि इन फेवर ऑफ लिटमस अल्कोहल्स एक्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आंसर आता है न्यूट्रल। लेकिन ये थोड़ा सा एसिडिक टाइप का बिहेवियर दिखाता है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है ये पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए, अल्कोहल जो होती है वो लेस एसिडिक होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो होती है थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे। ओके, पढ़ते रहिए। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो कर लो यार, अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आपको देता हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और शेयर तो करो दोस्तों के साथ, ये क्या है, शेयर नहीं करोगे तो ये हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगा यार। इसको और थोड़ा सा बढ़ाओ, एक्सपांड करवाओ। और हाँ, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अगर कोई आपको कुछ भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट हो रहा है तो उसकी स्नैप लो और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करके वहां पे डाल दो, आपको आंसर मिनिमम 5-10 मिनट में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें, कोई ना कोई आपका आंसर दे ही देगा। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, ताकि आपकी कोई भी डाउट हो आप उसमें इंस्टेंटली आंसर उसकी पा सको, बस एक स्नैप देके। ओके, थैंक यू।